महेंद्र सिंह। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते सर। आपसे सीधे प्रश्न शुरू कर दें क्या? जी सर। बाकी परिचय तो हो चुका है हमारा। जी जी सर। तो ये बताओ कि ये जो मदन नाम है ना, जी सर। एक तो मदन है, एक लाल है, तो ये मदन का मतलब क्या होता है? सर मदन देवता है, कामदेव का पर्यायवाची है। कौन कौन से हैं इसको कोई आइडिया? सर अभी याद नहीं। ये बताइए कि साहित्य जो है उसमें आपको इस कालखंड में विशेष आनंद आता है। आदर्शात्मक उत्तर मत दीजिए, जिसमें आता है उसमें दीजिए। सर आधुनिक पढ़ते समय मैं ज्यादा पुस्तकाल में क्यों नहीं आता है? सर आता है भक्तिकाल में भी। सर आपने ज्यादा कहा तो ज्यादा मैं आधुनिक को। मुझे कई बार तो ऐसा भी लगता है कि रीतिकाल भी मतलब हम थोड़े ज्यादा उसको बदनाम कर देते हैं। बाकी कलात्मक दृष्टि से तो बदनाम नहीं करते, का एक अपना महत्व। हाँ, कलात्मक दृष्टि से तो उसकी भी बहुत बड़ी उपयोगिता है ना। जी जी सर। साहित्य में जैसे कलावाद एक धारा है जिसके अंतर्गत कविता में कविता सिर्फ कला प्रदर्शित करने के लिए लिखी जाती है। उसकी कोई सामाजिकता या सामाजिक उद्देश्य कला के नहीं मानते हैं कलावादी लोग। तो रीतिकाल कलावाद की दृष्टि से और विभिन्न विधाएं जैसे संगीत और स्थापत्य के उत्कर्ष का काल भी है सर। और इसके अलावा हम साहित्य हमें सर यही नहीं बताता कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, बल्कि हमें उन चीजों के बारे में भी ज्ञान करवाता है कि हमें जीवन में ये तो नहीं करना चाहिए। कला कला के लिए है। जी सर। ये सिद्धांत कब बदल गया? कब बदल गया? ये सर ये प्रगतिवाद में हमें बदलाव इसमें दिखता है कि प्रगतिवादी जो लेखक कवि चिंतक थे उन्होंने कहा कि कला सिर्फ कला के लिए नहीं है, कला जीवन के लिए है, कला जीवन की आलोचना। देश में सिर्फ शब्द आप नहीं भी बोलते तो नहीं भी बोलते, पर उन्होंने सिर्फ सामाजिक मतलब कला को कला की दृष्टि से देखने का निषेध किया। मदन पूरा प्रगतिवाद जो है उसके अंदर कोई एक व्यक्ति बताओ जिसमें कर प्रगतिवाद हम कह सकते हैं। नागार्जुन में है सर। नागार्जुन। कला कला के लिए अभी सर ने पूछा, वहीं से जोड़े जी। और आपने जवाब दिया कि कला जीवन के लिए, ये प्रगतिवाद से जी है। मैं ये कहूँ कि प्रेमचंद का जो साहित्य का उद्देश्य जो 1936 में प्रेमचंद ने अधिवेशन में लखनऊ अपना एक उद्बोधन दिया था अध्यक्षीय पद से बाद, उसी में उन्होंने साहित्य को किससे जोड़ने की बात की थी? जीवन से जोड़ने की बात की थी। जी। और जो सारी रीतिकाल की श्रृंगारिकता और बुद्धि उसका विरोध किया था। तो प्रगतिवाद तो बहुत बाद में आया 1936 में। जी। 36 के बाद ही है वो चीज। तो पहले इसकी घोषणा कौन कर चुके थे? प्रेमचंद। जी। साहित्य को जीवन से निकलना चाहिए और जो ये कलावाद है जी। जो अलंकृत कविता लिखी जा रही है, श्रृंगारिक कविता, इसके संकीर्ण घेरे से बाहर आना चाहिए। प्रगतिवाद तो एक विचार है। जी। आप चूंकि आपसे इसलिए ये अपेक्षा करती हूँ कि आप जवाब दे पाएंगे क्योंकि आपने लिखा हिंदी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हैं आप। जी जी। तो मुझे आप एक बात बताओ, चूंकि आपने भी प्रगतिवाद की बात की, एक शब्द है प्रगतिवाद और दूसरा शब्द है प्रगतिशील। जी। दो शब्द हैं। जी। इन दोनों शब्दों के सूक्ष्म अंतर को बताओ आप। प्रगतिवाद और प्रगतिशील में क्या अंतर है? जी मैम, इनका जवाब मैं दो दृष्टियों से देना चाहूंगा। जो प्रगतिवादी आलोचक हैं वो मानते हैं कि प्रगतिवाद प्रगतिशील है। तो और इसके अलावा जो प्रगतिवादी चिंतक नहीं है, जो उसके विरोध में है, वो मानते हैं कि प्रगतिवाद भी कहीं कहीं प्रगतिशील नहीं है। प्रगतिशील होने में और प्रगतिवादी होने में बड़ा अंतर है। प्रगतिशील एक विस्तृत विचारधारा है और प्रगतिवाद उसमें प्रगति, अभी एक सेकंड जी बीच में बोली, प्रगतिशील विचारधारा है जी, और प्रगतिवाद एक आंदोलन है। प्रगतिवाद एक आंदोलन है। साहित्य, हाँ, मतलब मार्क्सवाद को जो लोग साहित्य में अभिव्यक्त करते हैं, जैसे मैं उदाहरण स्वरूप आपको समझाना चाहूँ तो कबीर को हम प्रगतिशील मान सकते हैं लेकिन प्रगतिवादी नहीं मान सकते। अब आप ये बताओ मुझे, प्रगतिवादी कवियों में कौन कौन से किस किस कवि को आप बहुत पसंद करते हैं? प्रगतिशील नहीं, प्रगतिवाद के वादी कवि। मैंने नागार्जुन को। क्या नाम नागार्जुन का? नागार्जुन के समानांतर और कौन कवि कविता लिख रहे हैं? केदारनाथ अग्रवाल जी। हाँ ठीक है। और मुक्तिबोध लिख रहे थे, ठीक है। और केदारनाथ सिंह। छायावाद की
केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, जैसे केदारनाथ। छायावाद की एक कहते हैं ना बहुत्रयी मानी जाती है, महादेवी को उससे अलग कर देते हैं लोग, जैसे पंत प्रसाद निराला, ऐसे ही प्रगतिवादियों की भी एक त्रयी मानी जाती है। वो कौन कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल जी। केदारनाथ अग्रवाल, इनकी किसी की भी कोई एक कविता समझा दो, छोटी सी कोई एक कविता, नागार्जुन की या केदारनाथ अग्रवाल की या त्रिलोचन शास्त्री की। जी एकदम पंक्तियां तो मैम अभी याद नहीं आ पा रही है, पर नागार्जुन जी की जो इंदिरा गांधी के संबंध में कविता, बिल्कुल, हाँ, क्या हुआ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छी कविता है। हाँ बताओ। तो उस समय उनका भाव मैं आपको अभी याद आ रहा, मैं बता दूं। उन्होंने मतलब इंदिरा जी को जनता से विमुख होना या एक तरीके से सत्ता के लालच में उनके जो कृत्य थे उनकी भत्सना की उन्होंने। ये एक तरीके से जनवादी, उनके जनवादी और प्रगतिवादी होने का। तो यह कविता आपातकाल के दौर में लिखी गई थी। नागार्जुन को जेल में बंद किया गया था जी, और किसको? नागार्जुन के साथ मुक्तिबोध को भी किया गया था। रघुवीर साय को। हाँ जी मैम। दिनमान के संपादक कौन थे? दिनमान रघुवीर साय। रघुवीर साय। उसके बाद किसने संभाला दिनमान? मैम अभी याद नहीं है। अच्छा, अब मैं अच्छा। कहूँ आपको कि आपातकाल आप जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी के समय में, उस समय कौन कौन कवि लिख रहे थे? आपातकाल में नागार्जुन थे एक तो, मुक्तिबोध थे, और उसकी अलावा सर अभी याद नहीं आ रहा मेरे को सर। त्रिलोचन की कोई रचना प्रगतिवादी है? बता देंगे, बिल्कुल बताएंगे। त्रिलोचन की रचना का नाम सर, या फिर कविता बता दीजिए तो बहुत अच्छा। आपको उसका नाम बता दें तो और अच्छा। उनका कोई संकलन? धरती और किसान। शाबाश। धरती दिगंत। धरती और दिगंत। त्रिलोचन की कविता और नागार्जुन की कविता का भेद बताओ। नागार्जुन तो जन कवि है, त्रिलोचन तो जन कवि नहीं है। नागार्जुन को जन कवि माना जाता है, और क्यों लोक कवि क्यों नहीं माना जाता? दोनों में बहुत अंतर है, जन कवि होना, लोक कवि होना। सर जितना लोक कवि सर त्रिलोचन को मान सकते हैं, किसानों के कवि भी मानते हैं हम लोग। जन कवि और लोक कवि में क्या, कवि छोड़ दीजिए, लोक और जन में क्या अंतर संबंध है? सर जन से अगर हम बात करें तो सर अभिजात्य या जो सुसंस्कृत जन है, जो शिक्षित जन है, उनसे ज्यादा सोच रहे हैं आप। नहीं, आप ऊपर सोचे, ज्यादा सोच रहे हैं आप, थोड़ा सामान्य। अभी जाते और वहां तक देखिए, पहुंच गए। ये आपसे इसलिए पूछते जी जी सर। मीरा जन कवि नहीं है, कवित्री नहीं है। लोक कवि, लोक लाज त्यागी में तो वो तो जन की बात ही नहीं करते, लोक की बात करते। लोक लाज त्यागी में तो वही संगठन लोक। और यहाँ फिर भाषा के स्तर पे भी जी, यहाँ आधुनिकता के संदर्भ में, यानी आधुनिक काल के संदर्भ, रिवाज के संदर्भ में वो जन। लोक यहाँ आके क्या हो गया? जन हो गया। होरी यहाँ आकर के और ज्यादा उसका रूप करके चला। के दोनों। एक और मैं पूछ लेता हूँ अभी दिल्ली से यहाँ जी मैं बात फिलहाल तो जी एजुकेशन जाते कि वही ये मानते हैं जो 21वीं शताब्दी से लेकर और 24 तक जो छपा हुआ, उसमें कोई कवि आपको याद है इस समय जो लिख रहा हो, दिल्ली का कहीं का 20 साल में जो लिखा हो? अशोक वाजपेयी जी, अशोक वाजपेयी जी कविता। अच्छा, और किसी की पढ़ी? देखिए मैं एक बात बताऊं, अशोक वाजपेयी ने क्या निकाला? कौन सी पत्रिका? पत्रिका भी नाम याद नहीं आ रहा। नाराज हो जाएंगे अशोक वाजपेयी, इंटरव्यू में नाराज हो गए थे इनसे दिल्ली में ही। अशोक वाजपेयी ने जो भी निकाला, अशोक वाजपेयी एक कवि के रूप में कोर्स के या उस तरह के नहीं, वो बहुत कथिल और दूसरी तरह के कवि है। आलोक धन्य का नाम है। आलोक धन्य। क्या पढ़ा सर मैंने उनकी कुछ एक कविताएं पढ़ी है। कौन सी? मैंने भागी हुई लड़कियां, उनकी कविताएं। हाँ है उनकी कविता। और एक मैं आपसे जानना, कहानी पढ़ी है किसी की अभी, उदय प्रकाश से भी आपके दिल्ली की चर्च, दिल्ली के ने क्या भारत भर के चर्चित कहानीकार है, फिल्म भी बन चुकी है उनकी कहानी।
मुझे पता इसकी कोई कहानी पड़ी? कहानी नहीं सर, मैंने अभी हाल ही में उनका उपन्यास पढ़ा था, जेएनयू की पृष्ठभूमि पे जो है। इसमें जादुई यथार्थ, जादुई यथार्थ क्या है? सर जादुई यथार्थ जो अपने जो प्राचीन काल या मध्यकाल के जो मिथकों को यथार्थ रूप में, जो मिथकों का यथार्थ के अंतर्गत अंकन किया जाता है, जैसा अभी मैं समझ पा रहा हूँ सर। आप उस शब्द में मैथिली शरण गुप्त की कोई कविता पढ़ा दीजिए। सर कविता अभी याद नहीं है। तो कोई सी कविता पढ़ा जो आधुनिक काल कविता का पक्ष देखना, ये शब्द तो लिखो मैथिली शरण गुप्त। ये मिटा दो। हाँ, मिटा दो। ये कुछ लोग तो गुप्ता करते हैं, कुछ लोग गुप्त, ये क्या मामला है? मिश्रा और मिश्रा, इसमें क्या, आपको क्या लगता है क्या सही है? मुझे लगता है सर ये शायद तत्सम और तद्भव इनका। ये मैथिली शरण शब्द जो है ना, उसमें मैथिली शब्द है जी ये कैसे बना है? सर ये मैथिल प्रदेश से बना दीजिए वो। शायद। से है ये। मिथिला सुना है क्या कुछ? जी मिथिला नगर से। फिर आपने पहले ही शब्द बना दिया, फिर आप मैथिल लिख रहे हैं, तो मैथिली शरण गुप्त जो थे उनका संबंध कहाँ से था? झांसी से सर, चीरगांव से। इनका मैथिल से क्या हुआ? इनके नामकरण के बारे में कुछ चर्चा विमर्श हुआ है आपका? नहीं, मैं सर अनुमान लगाना चाहूंगा, अभी एग्जैक्ट तो मेरे को याद। शायद सीता जी को भी मैथिली कहा जाता है, शायद उनकी वजह से ही इनका। आप कहाँ से हैं? बाड़मेर से सर। लिखिए। ड के नीचे कुछ लिखा है क्या? हाँ जी सर। तो ये बाड़मेर है। बाड़मेर। बाढ़ है, बाढ़ नहीं है। कुछ लोग बाड़मेरी बोलते, कुछ तो बाड़मेर बोलते हैं, कुछ बाड़मेर। सही क्या है? सही से सर, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में तो यही है सर। अच्छा, इसका संबंध जो है कोई परमार शासकों से भी था क्या? परमार शासक थे जी, उनसे भी कोई बाड़मेर का संबंध रहा है क्या? हाँ, परमार शासक बाड़देव नहीं सर इनकी स्थापना की थी, और वहाँ किराड़ू में भी मंदिरों का निर्माण करवाया था उन्होंने। तो इसके साथ कोई मल्लानी का संबंध भी रहा है क्या? मल्लानी सर याद नहीं आ रहा सर, जानकारी नहीं। बाड़मेर लोग देखता कौन से बाड़मेर? रामदेव जी हैं सर। कौन? रामदेव जी तंवर वंशी राजपूत। ये किधर है, कहाँ है बाड़मेर? पोखरण में सर, पोखरण के आसपास। पोखरण बाड़मेर बात नहीं, जोधपुर में है सर। अच्छा मदन, इसको मिटाओ एक बार। तो आप क्या पढ़ा सकते हैं? सर मैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत। बहुत बढ़िया यार, तो बिल्कुल मजा आ गया। पढ़ा दो कॉलेज का कल्पना सिद्धांत। गई। बता दो बस, लिखो मत, चलो बता दो। मदन, थोड़ा विषय से और हट के बात करो, ये सिद्धांत कैसे बनता है? क्या शब्द की उत्पत्ति सर, या सिद्धांत क्यों कहते हैं? मतलब इसका सिद्धांत, ये सिद्धांत की तो क्या है? परिकल्पना सर विभिन्न विचारों के बाद जो। इसका व्याकरण बताओ, आप तो भाषा का आदमी है। चलो कोशिश करता हूँ। चलो आपसे बचेगा नहीं, वैसे सिद्ध हो गए हैं जिसका अंत वो है सिद्धांत। जी जी। चलो हाँ, आप आगे बताओ, ऐसे ही बता दो बस,
खड़े करें। जी सर, कॉलेज अपने जीवन में जर्मन प्रत्ययवाद से प्रभावित थे, और प्रत्ययवाद जिसको हम कहते हैं, प्रत्ययवाद की ये धारणा है कि जो संसार, हमारे जो संसार की जो भौतिक वस्तुएं या संसार में जो भी बना है वो विचारों से ही बना है। साइड में प्रश्न करता रहूं, कंफ्यूज तो नहीं हाँ, होंगे? जी, ये सर। प्रत्ययवाद का इमैनुअल कांट से कोई संबंध है क्या? जी सर, उन्होंने ही इसकी धारणा दी थी, इमैनुअल कांट ने, और श्लेगल बंधु जो थे इमैनुअल कांट कैसे दार्शनिक थे? बुद्धिवादी थे, अनुभववादी थे? बुद्धिवादी थे सर। बुद्धिवादी थे। जी। तो बुद्धिवाद क्या कहता है वहाँ का? सर इस बारे में जानकारी नहीं पड़ा। कोई नहीं, गुड। हाँ, अच्छा, शुरू किया आपने, बताओ आगे। तो इमैनुअल कांट के प्रतिवाद से प्रभावित थे कॉलेज। तो कॉलेज ने साहित्य के अवदान में सबसे ज्यादा रचना प्रक्रिया और कल्पना पर, जो कि लंबे समय से रचना प्रक्रिया में, जो काव्य में जो चीज उपेक्षित थी, कल्पना, उसको अपने सिद्धांत में प्रतिपादित किया उन्होंने। इस पूरे सिद्धांत को एक वाक्य में कहो कि कल्पना का ये उपयोग है जो हमें कॉलेज ने सिखाया और इससे हमें ये फायदा होता है। जी, कल्पना के कॉलेज ने मुख्यतः बड़े स्तर पर दो भेद किए हैं, कल्पना, मुख्य कल्पना और आनुषंगिक कल्पना। तो रम्य कल्पना क्या होती है? रम्य कल्पना फैंसी है सर। रम्य कल्पना में फिर कॉलेज मुख्य कल्पना और रम्य कल्पना में भेद करते हुए बताते हैं कि रम्य कल्पना यांत्रिक होती है। काव्य सर्जना की निमित्त कौन बनती है? सर्जना की निमित्त रम्य कल्पना बनती है सर। जो मस्तिष्क से नियंत्रित होती है, जो यांत्रिक होती है। और एक तो अनायास ही हो जाती है, एक सायास होती है, वो कौन सी होती है? अनायास जो हम सहज दैनंदिन जीवन में जो नैसर्गिक चीजों से ग्रहण। आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं, जाइए, शुभकामनाएं हो। ऑल द बेस्ट, पढ़िए पर आप, थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, आइए, बैठिए। पिछली बार जब अपनी बातचीत हुई तब मैंने एक बात कही थी कि सहजता है, थोड़ी अत्यधिक है, उसमें सुधार करना है, वो आपने सुधार किया। मैंने एक चीज ये कही थी कि जानना ही पर्याप्त नहीं होता। इस संसार में बहुत जानते हैं, लेकिन विनम्रता आवश्यक है, उसमें सुधार करो। उसमें भी अपेक्षित सुधार दिखाई दे रहा है। एक चीज शायद पिछली बार कही कि नहीं कही, कही होगी निश्चित रूप से, क्योंकि ये आपका स्वभाव है। उत्तर जो है उसको अनावश्यक खींच रहे हैं, है ना, और थोड़ा एक स्टेटसशिप जिसको बोलते हैं अपन, मामूली सी, वो कहीं ना कहीं कि भाई हम इनको समझा रहे। प्रिय मदन, साक्षात्कार में अच्छे नंबर लाने का मतलब है, मैंने तुम्हें बता दिया बार बार क्या बोलना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारा स्वभाव भी यहीं से डेवलपमेंट होता है। फिर बाद में क्या, नौकरी में चले जाओगे, लगता है कि हाँ चलो ठीक है, जो हम हैं, उसके बाद में आपको कौन कहेगा। क्योंकि अभी हम कह रहे हैं, हम तो बाद में कहते रहेंगे, लेकिन बाद में आपको बच्चे तो फिर सामने फॉलो हो जाते हैं, तो फिर आदमी को लगता है कि वैसे। तो इतना ज्ञान तुम्हारे अंदर है, सामान्य विद्यार्थी इतना गंभीरता से नहीं पढ़ता। इमैनुअल कांट का नाम बता रहे हो, थैंक यू सर। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने अपेक्षा नहीं करी थी, हालांकि वो में कम वो चर्चा और आगे ले जाते, पर व्यक्तित्व अच्छा है, बहुत अच्छा है, अभिव्यक्ति प्रस्तुति अच्छी है, उसको लंबा नहीं करना है, आवश्यक विनम्रता को प्राप्त कर लिया है। एक जन और लोक में तुम बता दोगे आप? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है ये तुम्हारे लिए, तो कोई समस्या थी नहीं इसमें। जन क्या है, लोक क्या है? तो थोड़े कम शब्दों में इसको सर थोड़ी क्लैरिटी की मुझे आवश्यकता है, थोड़ी, मतलब मैं जटिल ज्यादा हो जाता हूँ। मैं बता दूं, जी, लोक कवि तुलसीदास जी, ठीक है, और जन कवि नारायण, किसी से नहीं। और जिन्होंने वो, उनका रामचरितमानस भारत के लोगों के बीच में, जिसे कहते हैं जन जन का कंठान। हनुमान चालीसा क्या है, वो क्या है, तुलसीदास का है, वो भी लोक प्रचलित है, हर समय गाया जाता है, बहुत घरों में गाया जाता है, उसका पाठ होता है। जन कवि जनता में चेतना जगाने का काम करते हैं। और आधुनिक संस्कृति और लोक, ये दो चीजें ना, इसके बीच में ना भी नाल बद्धता है ना। ये जन शब्द जो है ना, जनवाद, ये शुरू ही आधुनिक दौर में हुआ, इसलिए जन कवि कहे जाता है, लोक कवि नहीं कहा। जी, जब से जनता शब्द आया है तभी से शायद। शब्द जनता तो बहुत पहले ही आ गया था, ये मत बोलना। हाँ, इसका तो हैप्पी बर्थडे मुझे पता है ना। प्रगतिशीलता के साथ साथ ही जनवाद जुड़ा है, जनवाद, जनवादी साहित्य।
नई कविता के बाद जनवादी कविता जो आती है। अच्छा, पूरे साक्षात्कार में कुछ एक दो नेगेटिव पॉइंट रहे। एक तो वो जो तुम्हारा स्वभाव है उसको चेंज कर लेना, ठीक है। किसी ज्योतिषी को मत पूछना, बस ये ध्यान रखो उत्तर संक्षेप करो और उनको ये लगे कि ये है हमारे सामने, क्योंकि वस्तुतः यही है कि जब आप पैदा भी नहीं हुए तब से ये उससे बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, जी जी सर, बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, तो इनके सामने थोड़ा विनम्रता की आवश्यकता है। मेरे सामने चलेगा मैं तो ठीक है। कविता के जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट था वो ये था सर कि कविता जो पढ़ाने के लिए बोला सर ने, तो ये आपके खाते से निकल गया point। तैयार नहीं थी सर बिल्कुल। यहाँ तो तैयार करके जाइएगा, है ना। एक बिंदु व्याकरण का, एक मैं अभी बोलूंगा, मुझे वो बताना कि क्या क्या तैयार करना है। तैयार जब क्लास में आऊँ तो बताना, मैं सार्वजनिक रूप से जी बताऊंगा। जी सर। मध्यकाल आदिकाल साहित्य को दोबारा याद करें। व्याकरण उदाहरण है ही है ना। और कयास लगाने से बच्चे करने का है। जी। स्थानीय साहित्यकारों के बारे में जाने, संक्षिप्तता स्पष्ट करके आपने भी लिखा है जो मैं कह रहा हूँ। अध्यापक के कौशल जो है वो कविता, कहानी, साहित्य, आलोचना, कथेतर, ये थोड़ा सा इस पर ध्यान रखें। सभी विधाओं का अध्यापन करें। आत्मविश्वास है साक्षात्कार के लिए जो अपेक्षित है, गुरु माता ने ऐसा ही। जी जी सर। वेद समाधि किसका लिखा हुआ? उसपे किस पुरस्कार मिला? वेद समाधि गीतांजलि शिव जी का। गीतांजलि। जी। ठीक है, शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। पर ऐसा हो कि बोर्ड के सामने ये नहीं आपको वो करना है कि मैं दी हूँ, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। राज्य IPS में नहीं होना जी चाहिए। ये माइनस हो जाता है कई बार, बस कूल रह के देना। कहीं भी जीवन में कोई बड़े, हम कोई बड़े होते ही नहीं, कोई बड़े नहीं होना। है ना। जे तो नीचो वही चले ते तो अच्छो। ठीक है, शुभकामनाएं। थैंक यू मैम।